नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने ये धमकी दी थी कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने संविधान में संशोधन बदलाव करने की कोशिश की, तो याद रखना, पूरे देश में आग लग जाएगी। आपको याद होगा, ये धमकी राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर जनसभा में भाषण देते हुए दी थी। वैसे दो तीन काम तो इधर बड़े अच्छे हो गए हैं और एक दो काम और बचे हुए हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि तीन काम बचे हुए हैं। लेकिन दो काम तो ऐसे हैं जो नवंबर में ही पूरे होने चाहिए। एक काम तो ये अच्छा हो रहा है कि वक्फ बिल जो है, वो जो जेपीसी को सौंपा गया था, जेपीसी दिन रात उस पर काम कर रही है और जिस तरह के प्रावधान उसमें किए गए हैं, उस पर जब चर्चा होती है मीटिंग्स में और जब प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा, उन पर ये जो इंडी अलायंस के और मोदी विरोधी जो सांसद हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी भाव भंगिमाएं और उनका कुल मिलाकर के जो व्यवहार है, वो बड़ा दिलचस्प भी है और देखने वाला भी है। सोमवार को भी बैठक हुई थी और उसमें जो जैन पिता पुत्र हैं, जो ज्ञानवापी के लिए भी मामला लड़ रहे हैं, जो भगवान राम की जन्मभूमि के लिए भी लड़े, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए। वक्फ ने जिन जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उनको लेकर के एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन उनकी तरफ से दिया गया और एक प्रेजेंटेशन कर्नाटक की तरफ से दिया गया। कर्नाटक की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया गया है, उसमें तो बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाया गया है। उसमें कहा गया है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है और ये आरोप लगना था कि जितने विपक्षी चेहरे थे जेपीसी में, वो सब उठ करके जो है बाहर चले आए, यानी बायकॉट कर दिया मीटिंग का कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो कैसे आ गया। और जो पिता पुत्र, जैन पिता पुत्र जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है, वो उसी की पुष्टि करता है जो असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि साहब अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1,21,000 संपत्तियां इस समय वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं, लेकिन इनमें से 1,12,13,000 संपत्तियों के कागज वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। और इसके बाद से ये समझ में आना शुरू हो गया लोगों के कि मोदी सरकार एक्चुअल में वक्फ बिल, संशोधन बिल लेकर के क्यों आ रही है। एक ही राज्य में अगर 1,12,13,000 संपत्तियों के कोई कागज ही नहीं है वक्फ बोर्ड के पास और वो उन पर काबिज है, तो आप पूरे देश में अंदाजा लगाइए ना कि कितने कितने लाख भूमि जो है वो वक्फ बोर्ड के कब्जे में होगी अलग अलग राज्यों के। तो ये जो काम होने वाला है शीतकालीन सत्र में, शीतकालीन सत्र में बिल आना ही है, पास होना ही है, उसका पूरा रोड मैप जो है वो तैयार है। और जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में जो जेपीसी का गठन किया गया है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम पार्टियों के चेहरों को रखा गया है। और ओवैसी को रखा गया है, ये तो
बहुत सोच समझ करके फैसला लिया गया है, क्योंकि ये फिर भाग नहीं सकते हैं। पार्लियामेंट के भीतर भी नहीं भाग सकते, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं भाग सकते। राजनीति करेंगे ये सबको पता है, राजनीति अभी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं वो भी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी कर रहे हैं, संजय सिंह वगैरह, वो करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा काम होने जा रहा है जिससे जो इनके कब्जे में अवैध जमीनें हैं, संपत्ति है, उसका खुलासा पूरे देश और दुनिया के सामने होने जा रहा है। और जिस तरह के प्रावधान वक्फ संशोधन अधिनियम में किए गए हैं, उससे इनकी नींद उड़ी हुई है। और जिनके कब्जे में वक्फ की संपत्तियां हैं किन्हीं भी रूप में, वो भी बेहद परेशान हैं। और ये जो जगह जगह आपको आजकल बवाल देखने को मिल रहे हैं, कोई बहराइच में हो रहा है, कोई झारखंड में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, जगह जगह जिस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, जो लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं, ये माना जा रहा है कि जो वक्फ संशोधन बिल पारित होने वाला है पार्लियामेंट से, ये उसके पहले की बौखलाहट है, बेचैनी है। और ये जो अशराफ हैं, जो अमीर मुस्लिम हैं, जो खेल करते रहे हैं, वो पसमानदाओं को सड़कों पर उतार रहे हैं अपने हितों की पूर्ति करने के लिए। सरकार का तो कहना ये है कि भाई जो वक्फ की जमीनें हैं, संपत्ति है, उसका रखरखाव ठीक तरीके से होना चाहिए, वो पारदर्शी तरीके से सबके सामने होनी चाहिए। उसमें रिप्रेजेंटेशन जो वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, उसमें सबका होना चाहिए। ये नहीं है कि एक गुट विशेष का, पार्टी विशेष का या किसी खास विचारधारा के लोगों का ही हो। बहुत सारे उसमें संशोधन सरकार लेकर के आ रही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि साहब, ये जो महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है, जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, उससे पहले एक पुण्य काज तो हो गया है। और ये पुण्य काज क्या है? हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत, यानी नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को जो घेरने की एक कवायद शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, और जो एक झूठा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था इस पूरे इकोसिस्टम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि साहब मोदी जी तो चुनाव हार गए हैं। यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें, एनडीए के घटक दलों की मिलाकर के 293 सीटें, और निरंतरता में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बारे में कहा जा सकता है कि उस समय कोई सशक्त विपक्ष नहीं था, एकजुट विपक्ष नहीं था, तो उनके सामने तो चौड़ा मैदान था, खुला मैदान था, कोई चुनौती देने वाला ही नहीं था। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां तो हैं ही, इंडी अलायंस तो है ही, जो ये इकोसिस्टम है, जो एक्चुअल में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, ये जिस तरह के कारनामे कर रहा है 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी, और इस बीच भी जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, महत्वपूर्ण राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जो इनकी भूमिका रही है, उससे तो लगता है कि जो एक्चुअल में चुनाव लड़ने वाले मोदी विरोधी विपक्षी दल हैं, वो विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ये एक्चुअल में विपक्ष बन गए हैं, जो इकोसिस्टम है, जो मोदी विरोधी मीडिया है, जो संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है। तो इसकी पराजय हुई है। कांग्रेस की तो पराजय हुई ही है हरियाणा में, लेकिन इसकी पराजय हुई है। जो कमर कस रहा था ये हल्ला करने के लिए कि देखो पहले तो लोकसभा में
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई, नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट कर दिया देश की जनता ने, और अब हरियाणा ने भी उस पर मोहर लगा दी अपनी सहमति की, जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन सैल्यूट है हरियाणा की जनता को, जिन्होंने एक वो साजिश इनकी फेल करी जो ये पंजाब से आंदोलनजीवियों को दिल्ली तक निर्बाध गति से लाना चाहते थे। अब संभव नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जैसे शंभू बॉर्डर पर फरवरी में इन आंदोलनजीवियों को रोक दिया गया था, जत्थेबंदियों को रोक दिया गया था, वैसे ही अब इनका आगे आना और दिल्ली में आकर के गदर मचाना, अराजकता पैदा करना और शांति भंग करके ऐसा माहौल बनाना कि देश विदेश में मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके, वो ये कर नहीं पाएंगे। तो एक शुभ काम, एक पुण्य काम तो ये हो गया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई। कांग्रेस पार्टी हार गई जब मैं कहता हूं, पूरा विपक्ष, नैरेटिव गढ़ने वाला ये पूरा इकोसिस्टम और देश विदेश में बैठी हुई वो सारी ताकतें जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहती हैं, वो सब पराजित हुई हैं। दो और पुण्य कार्यों के बारे में जो मैंने कहा है वो ये हैं, एक तो झारखंड और एक महाराष्ट्र। ये दोनों चुनाव भी जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। झारखंड के बारे में तो बिल्कुल एश्योरेंस, वहां की जमीनी जो सच्चाई है, जो इनके कर्मकांड रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार के, और जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, और हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जेल भेजे गए, उससे भी इनकी छवि बहुत खराब हुई है। और जिस तरीके से वहां पर खबरें आ रही हैं भ्रष्टाचार की और दूसरी, उसके चलते भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वापसी लगभग तय है। लोकसभा चुनाव भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी वहां सत्ता में रही है, और इस बार तो चंपई सोरेन से लेकर के जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, जो अलग हो गए थे, वो भी वापस आए हैं। तो वहां का वातावरण तो ठीक है। महाराष्ट्र को लेकर के थोड़ी बहुत किंतु परंतु इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे, इन तीनों के जुंटा ने, एमवीए कह लीजिए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, उसने एक बड़ा उलटफेर किया। और वो उलटफेर ये था कि 48 में से 31 सीटें तो इन्होंने जीती, एक वो निर्दलीय बसंत दादा पाटिल के पोते, उनको मिला रहे 31 सीटें इन्होंने जीती, और बाकी बची जो 17 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी, उन्होंने जीती। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो है गाड़ी फंस सकती है। लेकिन जो इस समय वातावरण बना है और जो महाराष्ट्र से सूचनाएं आ रही हैं, चूंकि निजी तौर पर भाऊ तोरसेकर और दूसरे तमाम जो वहाँ पर सीनियर और संजीदा पत्रकार हैं, उनसे बातचीत होती रहती है और ग्राउंड से भी जानकारी मिलती रहती है, वहाँ लोकसभा चुनाव के बाद से स्थितियां तेजी से बदली हैं। और लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ है कि साहब, नरेंद्र मोदी को कमजोर करके हम लोगों ने एक भूल कर दी है। महाराष्ट्र से अगर भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें 2019 में मिली थी, उतनी सीटें मिल जाती। जिस तरह का प्रायश्चित हम उत्तर प्रदेश में इन दिनों देख रहे हैं, जिस तरह का प्रायश्चित हमने हरियाणा में देखा है, क्योंकि हरियाणा में भी 5 सीटें घट गई थी और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस को चली गई थी। तो हरियाणा में जिस तरीके से लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हुए दिखाई दिए, हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद को लेकर के
मंडी में मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की एकजुटता दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें हमें ये दर्शाती हैं कि महाराष्ट्र में भी लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनसे कहीं न कहीं चूक हो गई है। और जो जानकार हैं वहाँ की राजनीति के, जिस तरह के वहाँ सामाजिक समीकरण हैं, उनका कहना ये है कि साहब महाराष्ट्र में भी इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे ये मिल कर के, और चूंकि अजित पवार भी साथ ही हैं, तो ये सब मिल कर के जो लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, उससे न केवल उबरेंगे बल्कि वापसी कर पाएंगे। तो अगर ये दो काम और हो जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम होगा। और ये जो राहुल गांधी से लेकर के तमाम जो मोदी विरोधी चेहरे हैं, जो देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जाकर के एक नैरेटिव बना रहे हैं, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे और बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट करने के ख्वाब देख रहे थे, मंसूबे बना रहे थे, इनको ये तीन राज्य ही, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, ये तीन ही इनके सारे हौसले ध्वस्त कर देंगे, पस्त कर देंगे। और जो ये ख्वाब देख रहे थे कि हम बांग्लादेश जैसा कुछ करवा लेंगे, तो वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। और जो चौथा काम जनवरी फरवरी में होना है 2025 के शुरू में, दिल्ली का, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से बदनाम हुई है, जिस तरह के इनके बहुत ही लचर और खराब परफॉर्मेंस रहे हैं, दिसंबर 2023 में भी जो उन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उनकी जमानतें जब्त हुई। लोकसभा चुनाव में 22 कैंडिडेट खड़े किए इन्होंने, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में, उनमें से केवल 3 जीते, 22 में से 3 जीते, 19 हार गए। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी 88 में से 87 की जमानत जब्त हो गई। ये शो करता है कि इनका पानी उतर चुका है, ये लोगों की नजरों से गिर चुके हैं। जो भ्रष्टाचार में ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन से लेकर के और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता, ये सब जेल भेजे गए, गिरफ्तार किए गए। लोगों की समझ में ये बात आ गई है कि साहब ये इमोशनली और फ्री बीज इन के चक्रव्यूह में लोगों को लपेट करके वापसी की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार लोग सतर्क दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 पुण्य कर्म, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ये तो बिल पेश करने से पहले, वक्फ बिल पेश करने से पहले, ये अगर हो गया तो वक्फ बिल जब पेश होगा, हो सकता है शीतकालीन सत्र के शुरू में हो जाए, हो सकता है मध्यकाल में हो, लेकिन होना है, पास होना है, ये तय है। इनके सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे, इनके जो हौसले थोड़े बहुत बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो पस्त हो जाएंगे। और जो ये धमकी दे रहे थे लोकसभा चुनाव में कि अगर संविधान में बदलाव किया गया, अगर संशोधन किए गए, क्योंकि इनको पता है कि मोदी सरकार क्या क्या संशोधन करने वाली है, क्या क्या सुधार करने वाली है, और इनके बिना काम चलने वाला नहीं है। ये देश को नरक बनाए रखेंगे, यही सब भ्रष्टाचार चलते रहेंगे। तो इनको पता है कि मोदी सरकार क्या क्या विधेयक लाने जा रही है। ये तो शुरुआत भर है, आगे तो और भी कई महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं। तो ये अगर 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और ये हार गए, तो चाहे जितने बिल आए, ये हल्ला गुल्ला जरूर करेंगे,
लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएँगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को और बेल आइकॉन में भी जो ऑल वाला बटन है, उसको दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।